तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थर्ड पार्ट ऑफ जीके क्वेश्चन सीरीज़। इससे पहले अगर आपने पहले दो पार्ट्स अगर नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पूरे प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पार्ट 3 क्वेश्चंस। आज हम अराउंड 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो तो आपके जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कंसिडर इट, क्योंकि ऑफ कोर्स यार मेहनत करनी पड़ती है ये वीडियोस बनाने के लिए। तो ऑफ कोर्स योर अप्रिसिएशन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर है पद्म विभूषण या फिर पद्म भारत रत्न। तो आपको जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन होने वाला है। तो बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है ये, जो कि हाईएस्ट लाइक जो भी रिनाउंड या फिर जिन लोगों ने अच्छे काम किए होते हैं उन लोगों को ये अवार्ड दिए जाता है किसी ना किसी वे में। सोशल इम्पोर्टेंस या फिर लोगों को बेनिफिट जो जिन लोगों ने पहुंचाया होता है उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। तो अभी हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न जो है इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंसेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। जैसे कि स्पोर्ट्समैन को भी दिया जाता है अवार्ड, या फिर एक्सेप्शनल सर्विसेज मतलब अच्छे काम करना, अच्छा परफॉर्मेंसेस इन द हाईएस्ट ऑर्डर। चाहे आप किसी भी एरिया में हो, देश के लिए अगर आपने अच्छा काम किया है, देश का नाम आपने रोशन किया है, तो उस केस में आपको भारत रत्न अवार्ड मिलता है। फिर है आपका पद्म विभूषण जो कि है द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, और फिर है आपका पद्म भूषण द थर्ड हाईएस्ट, एंड फिर है आपका पद्मश्री द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये आपका ऑर्डर, मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया, हर एक कंट्री के अपने अलग अलग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, वैसे ही हमारे इंडिया का ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स विच इंडिया गिव्स टू देयर India gives to their people who have performed exceptionally well in their areas. So अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड विच लोधी रूलर टू एस्टेब्लिश मुगल्स इन इंडिया। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस लोधी को बीट किया था या फिर किस लोधी को हराया था। हाँ, जो और अपना मुग़ल जो है उसका एक मुग़ल एम्परर का एक इस्टेब्लिशमेंट किया था इंडिया में। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में, लेकिन कौन से मतलब पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, ये हमें बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है किसने किसको मतलब हराया था, या फिर कौन कौन से लोग वहाँ पे एम्परर्स या फिर जो किंग्स थे उस टाइम वो कौन से इन्वॉल्व थे उस वॉर में। तो आपका ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलुल लोदी या फिर दौलत लोदी। तो ये रहे आपका आंसर। इब्राहिम लोदी जो था इसको कि बाबर ने हराया था। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। लोदी साम्राज्य का आखिरी रूलर था इब्राहिम लोदी, एंड वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपका 1526 में हुआ था, जिसने कि मुग़ल एम्पायर का बिगिनिंग मार्क किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी था वो सेकंड एंड मोस्ट एबल रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। वो सबसे कामयाब रूलर रहा लोदी डायनेस्टी का। फेमस फॉर फाउंडिंग सिटी ऑफ आगरा इन 1504। बहलुल लोदी जो था अ फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, जो कि जिसने कि लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था, ये स्टार्ट किया था, विच वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी
टू रूल द दिल्ली सल्तनत, मतलब लोधी डायनेस्टी तो थी, पहली अफगान डायनेस्टी थी जिसने कि दिल्ली पे रूल किया था। दौलत लोधी खान जो था वो था गवर्नर ऑफ लाहौर अलॉन्ग विथ अदर्स इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, मतलब ये जो था गवर्नर ऑफ लाहौर था जिसने कि बाबर को इनवाइट किया टू इन्वेड इंडिया, होपिंग टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। तो बेसिकली इसने ही इब्राहिम लोधी को निकालने के लिए या फिर उसको ओवरथ्रो करने के लिए बाबर को इनवाइट किया था टू अटैक इंडिया। ओके, तो ये था दौलत लोधी खान। तो ये था इसका आंसर। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच कलर इज़ इन द सेंटर ऑफ रेनबो, रेनबो के सेंटर में कौन सा कलर जो है आपके सेंटर में होता है। जैसे कि 7 कलर्स होते हैं ऑफकोर्स इन द रेनबो, तो आपको बताना है कि आपके रेनबो में सेंटर में कौन सा कलर होता है। और पिछले क्वेश्चन के बारे में एक मुझे यहाँ पे पूछना है, ये जो भारत रत्न था आपको बताना है इन द कमेंट्स कि रिसेंटली भारत रत्न किसको मिला था। सबसे जो रिसेंट होता है भारत रत्न, सबसे जो रिसेंट भारत रत्न मिला है वो किसको मिला है, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो कौन सा कलर है जो रेनबो के सेंटर में आता है, येलो, रेड, ग्रीन या फिर वायलेट। तो सही आंसर है ग्रीन। ये देखिए आपको ऑर्डर दिख जाएगी। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि मैं स्कूल में याद रखता था विब जॉयर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मैं ऑर्डर याद रखता था, VIBGYOR, विब जॉयर, ठीक है। तो आपको जो है सेंटर में ऑफकोर्स ग्रीन मिल जाएगा, यहाँ पे 3 रह गए आपके और यहाँ पे 3 रह गए, ठीक है। तो ग्रीन जो है रेनबो के सेंटर में होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ का, हमारी पृथ्वी का जो अपने खुद के अराउंड जो सर्कुलर घूमती है अपनी अर्थ, जैसे रिवॉल्व होती है, लाइक सन के अराउंड भी रिवॉल्व होती है और खुद उसके साथ साथ वो खुद के अराउंड भी, मतलब खुद को भी एक डायरेक्शन लाइक खुद भी ऐसे घूमती है। तो उसका डायरेक्शन आपको बताना है कि डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। उसके एक्सिस के अलोंग अर्थ का जो रोटेशन ऑफ मूवमेंट है या फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो आपको बताना है कौन सा है। तो ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। वीडियो पॉज करके आप गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा अगर आपको याद है तो नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं इसके। तो इसका आंसर है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो हमारी पृथ्वी है वो ये रहा आपका वेस्ट साइड, जिसमें कि आपका अमेरिका, ब्राज़ील ये सब देश यहाँ पे आते हैं, और ये रहा आपका ईस्ट साइड जहाँ पे अफ्रीका, इंडिया, बहुत सारे देश और आते हैं। तो ये है मूवमेंट। तो वेस्ट टू ईस्ट ये डायरेक्शन से हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, और इसके साथ साथ उसकी वजह से ही जापान जो है ईस्ट साइड की कंट्रीज़ है उनके यहाँ पे सनराइज़ पहले होता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। तो ये एक रीज़न है, मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट है या फिर इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से सनराइज जो है ईस्ट कंट्रीज़ में पहले होता है। वीनस रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट, वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। और अर्थ का जो टिल्ट है, अर्थ जो है हमारा ऐसा पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं है, अर्थ है जो थोड़ा सा टिल्ट है और जिसका कि एंगल ऑफ टिल्ट है 23.5। ये देखिए ये हो गया अर्थ का सेंटर, ठीक है, और ये हो गया उसका साउथ पोल और ये हो गया उसका नॉर्थ पोल, और ये जो एंगल है ये 23.5 डिग्री है, ठीक है। अर्थ टिल्ट इज़ 23.5 डिग्री, नॉट रोटेशन डायरेक्शन, ओके। रोटेशन स्पीड जो है, ये जो स्पीड है ये है अराउंड 1670 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड है अपने इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है यहाँ पे स्पीड 1670 किलोमीटर पर आवर है। ऑफकोर्स जैसे जैसे आप ऊपर या फिर नीचे जाएंगे साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ तो स्पीड वैसे वैसे कम होगा, लेकिन इक्वेटर पे जो भी सारी कंट्रीज़ है मतलब इक्वेटर पे जो स्पीड है वो है 1670 किलोमीटर पर आवर एट इक्वेटर।
आपको मुझे बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अर्थ का रोटेशन स्पीड क्या है। जैसे कि इक्वेटर में इन्होंने बताया है, तो आपको बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अर्थ का रोटेशन स्पीड क्या है, मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोग, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। जिराफ है, एलिफेंट है, ऑर्गुटान है या फिर ब्लू व्हेल है, ठीक है। ये सारे आपके ऑप्शन हैं, जिराफ, एलिफेंट, ऑर्गुटान और ब्लू व्हेल। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ स्ट्रेट अवे। तो ब्लू व्हेल जो है आपका सबसे लार्जेस्ट एनिमल है इन द वर्ल्ड। 200 टन तक इसका वेट होता है और 30 मीटर्स की लेंथ, 30 मीटर्स तक इसकी लेंथ होती है। 30 मीटर्स मतलब अराउंड 100 फीट, विच इज़ मैसिव, ओके। 30 मीटर्स तक इसकी लेंथ होती है। अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है उसका, अफ्रीकन एलिफेंट जो है उसका लार्जेस्ट लैंड एनिमल है वो, उसका वेट होता है 6 to 7 टन्स। जिराफ है टॉलेस्ट लैंड एनिमल, जिसका कि हाइट होता है 5 to 6 मीटर इन हाइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं इसको। लार्जेस्ट एनिमल हो गया आपका ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट लैंड एनिमल हो गया आपका अफ्रीकन एलिफेंट या फिर एलिफेंट भी इन जनरल, और जिराफ जो है टॉलेस्ट है। मतलब आप साइज़ कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हो। ब्लू व्हेल ऑर्का वेल तो देखो कितनी सी लग रही है इसके सामने, ये मतलब काफ़ी डेंजरस वेल होती है ऑर्का वेल। फिर आपका ये देखिए बहुत सारी है, स्पर्म वेल है, जिराफ है, ये देखिए रेक्स, ये जो था टी रेक्स था, उसकी साइज़ कितनी लग रही है ब्लू व्हेल के सामने। टी रेक्स जो सबसे डेंजरस डायनासोर था अपने एज में। अफ्रीकन बुश एलिफेंट देखिए, ह्यूमन देखिए यहाँ पे कितना सा है, तो इतना बड़ा है कंपेरेटिवली ब्लू व्हेल आपका इन साइज़, ठीक है। फिर है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हाउ मेनी साइड्स आर इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी साइड्स इक्वल होती है। आपको पता है बहुत सारे ट्रायंगल के टाइप्स हैं, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अपने अपने अलग प्रॉपर्टीज़ रहती है अलग अलग ट्रायंगल्स की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में कितनी साइड जो रहती है वो इक्वल रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, वो सारी साइड जो है इक्वल रहती है। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो ऑफ कोर्स सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है, एक जो एंगल होता है ट्रायंगल का वो 90 डिग्री कंपलसरी होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है और थर्ड साइड जो है आपकी अलग होती है, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल में हर एक साइड डिफरेंट होती है, ठीक है। मेजरमेंट हर एक साइड का डिफरेंट होगा। अक्यूट ट्रायंगल जो है उसमें कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होता, ठीक है, वो अक्यूट एंगल होता है। और ऑब्टूस एंगल में एक एंगल जो है आपका 90 से बड़ा होता है, उसको हम ऑब्टूस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो सुपर कंप्यूटर जो था वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था, वो आपको बताना है। ये ऑप्शन है आपके तेजस, अमेज़ॉन, आर्यभट्ट एंड परम। अमेज़ॉन तो ऑफकोर्स नहीं होगा, आर्यभट्ट, तेजस या फिर परम, इसमें से आपको बताना है कि पहला सुपर कंप्यूटर जो था इंडिया का उसका नेम क्या था। तो उसका आंसर है डी, परम, जो कि परम 8000 उसका नेम था। और 1991 में इसको डेवलप किया था आपके विजय पांडुरंग भाटकर ने, जो कि सीडैक कंपनी में काम करते। सीडैक जो थे, सीडैक जो कंपनी है इंडिया की, उसने इसे बनाया था। तेजस, तो अदर ऑप्शन के बारे में जाते तो ये था कुछ ऐसा दिखता था सुपर कंप्यूटर, और ये जो है आपके विजय भाटकर जी है जिन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो ये कुछ इमेजेस हैं जो विजय भाटकर जी अब कंप्यूटर के पास खड़े हैं, कुछ चेक कर रहे हैं। तो इन्होंने परम 8000 जो है वो पहले, मतलब ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। तो अदर ऑप्शन है तेजस जो है आपका फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये तो आपको सबको पता है। आर्यभट्ट है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी आर्यभट्ट।
और अमेज़ॉन जो है वो अमेरिकन टेक कंपनी है। ये अदर ऑप्शंस हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये भी बहुत सारे लोगों को ऑफकोर्स पता होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे कि यार सिक्किम या फिर गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली गोवा और सिक्किम से बड़े हैं, जो कि इन जनरल जिनको भी स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, जिन स्टूडेंट्स को, वो ऑटोमेटिकली बताएंगे कि यार चलो गोवा और सिक्किम के बीच में ही होगा जो भी होगा। तो नागालैंड और त्रिपुरा तो ऑफ कोर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो गोवा और सिक्किम में से कौन सा है वो आपको बताना है। मैं बढ़ता हूँ आंसर की तरफ। अगर आपको पता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो गोवा जो है वो आपका सबसे छोटा स्टेट है इन इंडिया, जिसका कि एरिया 3702 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट। सिक्किम जो है 7000, कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है, मैं तो कहूँगा डबल है एज़ कम्पेयर टू गोवा। फिर त्रिपुरा है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड नागालैंड है 16,000। तो ये है ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। फिर है आपका हु ऑथर्ड एपिक रामायणा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज ज़रूर होंगे कि रामायणा जो है किसने ऑथर किया था, फिर किसने लिखा था रामायण। आपके ऑप्शन है वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, सूरदास जी या फिर तुलसीदास जी। ये सारे बहुत मतलब बड़े बड़े ऋषि या फिर ब्राह्मण्स थे उस एज के, और बहुत सारे मतलब रामायण तो एक हो गया, इन लोगों ने बहुत सारे और भी ग्रंथ जो लिखे हैं, एपिक्स लिखे हैं, वो बहुत सारे हैं, और मतलब नॉलेज अनबिलीवेबल था इन लोगों का। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि रामायण जो है वो किसने ऑथर किया था। मैं बढ़ता हूँ आंसर की तरफ। सही जो आंसर है वो वाल्मीकि है। ओरिजिनल संस्कृत जो रामायण था वो वाल्मीकि जी ने लिखा था। वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था इन अवधि, ठीक है। और सूरदास जी जो थे ब्लाइंड पोएट थे, और उन्होंने सूर सागर लिखा था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। वेदव्यास जी महाभारत, तुलसीदास जी रामचरितमानस, और सूरदास जी सूर सागर, और वाल्मीकि जी ने आपके लिखा था संस्कृत रामायण। तो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी। ये है आपके ऑप्शन पीटी उषा, शिनी अब्राहम, कर्नन मालेश्वरी या फिर कुंजा रानी देवी। आपको बताना है इसमें से कौन सा है सही आंसर कि इंडियन वुमन जो ओलंपिक मेडल जीती थी, पहली इंडियन महिला। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो यह आपका सही आंसर कर्नन मालेश्वरी। कर्नन मालेश्वरी ने इन 2000 सिडनी में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता था, और वो बन गई थी फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मेडल इन ओलंपिक्स। पीटी उषा जो थी पयोले एक्सप्रेस मिस्ड ब्रॉन्ज बाय 0.01 सेकेंड। सो उन्होंने 0.01 सेकेंड से अपना ब्रॉन्ज जो है मिस किया था। कुंजरानी देवी जो थी वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियन थी, और शिनी अब्राहिम ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी, ठीक है। तो सही आंसर है आपका कर्नन मालेश्वरी, जिन्होंने कि आपका पहला मेडल जो है एट ओलंपिक्स जीता था एज ए इंडियन वुमन, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी, जैसे हम बोलते हैं इसको, एंड विथ रेड सी। मेडिटेरियन सी जो है वो आपको पता है मिडल ईस्ट में है, और रेड सी जो है वो टर्की के पास है, आपके यूरोप के अराउंड ही है रेड सी। तो आपको बताना है कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को कौन सा जो कैनाल है वो कनेक्ट करता है। एरी कैनाल, इंदिरा कैनाल, पनामा कैनाल या फिर सुएज कैनाल, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर, सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल जो है इजिप्ट में है, और मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करता है। ये देखो यहाँ पे है सुएज कैनाल की लोकेशन, जिसको कि मैंने सर्कल किया है।
अगर हमें मुंबई से लंदन जाना था पहले, सुएज़ कैनाल बनने से पहले, तो हम यहाँ से पूरा हम जो थे यहाँ से पूरा घूम के पहले जाना पड़ता था ऐसे, यहाँ से अफ्रीका को पूरा टर्न अराउंड मार के यहाँ से लंदन में जाने के लिए हमें 19,000 किलोमीटर जाना पड़ता था। सुएज़ कैनाल बनने के बाद, जो कि यहाँ पे है इजिप्ट में, तो उसका डिस्टेंस जो है अब कम हो के 11,600 किलोमीटर ही लगता है। मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है इसकी वजह से ऑफ कोर्स, और इकोनॉमिकली भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मतलब हमें भी नहीं, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ के लिए जो यूरोप से अपना ट्रेड रखती है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये है जो सैटेलाइट व्यू है इसका, या फिर स्काई से लिया हुआ इमेज है, तो ये ऐसा कुछ दिखता है सुएज़ कैनाल, ठीक है। तो ये दो सी को यहाँ पे आपका ये और इस सी को कनेक्ट करने का काम ये सुएज़ कैनाल करता है। पनामा कैनाल है अटलांटिक पैसिफिक ओशन में, ठीक है। वो आपके साउथ अमेरिका में है पनामा कैनाल, जो कि अमेरिका ही मोस्टली उसको कंट्रोल करता है, यूएस। तो वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। वो इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी अगर कभी बताना पड़े तो मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा। और एरी कैनाल जो है न्यूयॉर्क कनेक्ट्स हडसन रिवर ग्रेट लेक्स, तो ये न्यूयॉर्क में है। और इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान इरिगेशन कैनाल, जो कि राजस्थान का एक इरिगेशन कैनाल है। तो सुएज़ कैनाल जो है आपके इजिप्ट में है और मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महाभारता, हु वॉज द लास्ट कमांडर इन चीफ ऑफ कौरव आर्मी। महाभारत में जो युद्ध हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में, उसमें कौरवों के साइड से जो लास्ट कमांडर इन चीफ था वो कौन था? आपके ऑप्शन है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण या फिर शल्य। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कर्णाचार्य। अब अभी हमको पता है कि द्रोणाचार्य और कर्ण की तो डेथ हो गई थी। मतलब बहुत से लोगों को पता होगा कि ड्यूरिंग द वॉर कर्ण और द्रोणाचार्य दोनों की डेथ हो गई थी पांडवों के हाथों। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? अभी हम गेस करते हैं अश्वत्थामा या फिर शल्य के बीच में। तो बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो सही आंसर है शल्य, फाइनल कमांडर किल्ड ऑन 18th डे। शल्य जो था फाइनल कमांडर था और युद्ध के 18वें दिन पे उनकी डेथ हो गई थी। द्रोणाचार्य जो था, वो द्रोणाचार्य जी तो थे वो 5th कमांडर थे, और जिनको कि धृष्टद्युम्न के हाथों डेथ मिली थी। कर्ण जो थे 6th कमांडर थे, जिनको कि अर्जुन ने उनका वध किया था। और अश्वत्थामा जो थे कमांडेड आफ्टर वॉर एंडेड, मतलब जब वॉर ख़त्म हो गई तो उसके बाद अश्वत्थामा ने उसका कमांड कंट्रोल किया था। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, जो कि है ऑप्शन डी शल्य, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट? सो पहला इंडियन क्रिकेटर जिसने कि टेस्ट मैच में या फिर टेस्ट फॉर्मेट में हैट्रिक ली थी, चेतन शर्मा, कपिल देव, हरभजन सिंह या फिर इरफान पठान। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बहुत सारे लोगों को ऑफकोर्स इसका आंसर पता होगा। तो हरभजन सिंह जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोलकाता टेस्ट में हरभजन सिंह टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए थे। चेतन शर्मा जो थे वो जिन्होंने फर्स्ट ओडीआई हैट्रिक ली थी। कपिल देव ऑफकोर्स जो थे उन्होंने इंडिया के लिए पहला वर्ल्ड कप जीता था एज अ कैप्टन। और इरफान पठान जो थे वो पहले मतलब जिन्होंने कि टेस्ट हैट्रिक ली थी अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2006, ठीक है। तो सही आंसर है आपका हरभजन सिंह, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फीमर, फिब्यूला, रेडियस या फिर स्टेप्स। तो इसका आंसर है फीम्योर। थाई बोन स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट भी बोन यही है, थाई बोन, जिसको कि हम फीमर बोलते हैं। फिब्यूला काफ बोन होता है, थिनर देन टिबिया, ठीक है, तो ये काफ बोन है। रेडियस जो है फोरआर्म बोन होता है आपका, रोटेट्स अराउंड उल्ना, ठीक है। स्टेप्स जो है स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इन द मिडल ईयर, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट भी है स्टेप्स और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट है आपका फीमेयर, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन, विच लग्जरी ट्रेन ट्रैवल्स थ्रू महाराष्ट्र एंड इंक्लूड्स गोवा इन इट्स जर्नी। तो बहुत सारी लग्जरी ट्रेन है इंडिया में, जैसे कि पैलेस ऑन द व्हील्स, हेरिटेज ऑन द व्हील्स, द डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, महाराजा एक्सप्रेस भी है आपकी। तो महाराष्ट्र और गोवा में, गोवा से जर्नी करने वाली कौन सी ट्रेन है जिसका कि आपको नाम बताना है। क्विकली बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो ट्रेन का नाम है द डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक से जाती है ये ट्रेन, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर है द डेक्कन ओडिसी। पैलेस ऑन द व्हील जो है वो राजस्थान सर्किट में ऑपरेट करती है। गोल्डन चैरियट जो है वो कर्नाटका एंड साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है। और आपकी हेरिटेज ऑन द व्हील्स है, ये भी राजस्थान के हेरिटेज साइट्स में ऑपरेट करती है। तो ये है कुछ इमेजेस डेक्कन ओडिसी की, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये डीजल लोको जो है वो डेक्कन ओडिसी को लीड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मन शेफर्ड इज़ अ पॉपुलर ब्रीड ऑफ, बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि जर्मन शेफर्ड एक ब्रीड है, वो किस एनिमल का है, डॉग, कैट, काउ या फिर हॉर्स। क्विकली बढ़ते हैं आंसर की तरफ, और सही आंसर है इसका डॉग। जर्मन शेफर्ड जो है वर्किंग डॉग ब्रीड फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। कैट के पॉपुलर ब्रीड्स जो है उसकी कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, पर्शियन, साइमीस, मेन कून। क्राउ ब्रीड्स है होस्टन, जर्सी एंड गिर, जो कि हमारी इंडियन है। और हॉर्स ब्रीड्स है अरेबियन हॉर्स, थोब्रेड हॉर्स, मारवाड़ी, ओके। तो ये कुछ हॉर्स के ब्रीड है। तो सही आंसर था आपका डॉग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ओनली क्रिकेटर टू क्लेम ओवर 500 विकेट्स इन बोथ टेस्ट एंड वनडे। मतलब 500 विकेट्स लेने वाले इन वनडे एंड टेस्ट में कौन से क्रिकेटर है। आपके ऑप्शन है वसीम अकरम, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन या फिर ग्लेन मक्रा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर है मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 टेस्ट में विकेट लिए थे, 800 टेस्ट में विकेट लिए थे और 534 ओडीआईज में लिखे थे। वाह, तो सही आंसर है आपका मुथैया मुरलीधरन। वसीम अकरम जिन्होंने 444 टेस्ट में और 502 ओडीआईज में। शेन वॉर्न जो है जिन्होंने 708 टेस्ट में लिए थे और 293 ओडीआईज में। ग्लेन मकराथ ने 563 टेस्ट्स में और 381 ओडीआईज में लिए थे, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट है और सही आंसर आपका मुथैया मुरलीधरन हो गया। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन आईटी एक्सपर्ट स्टार्टेड वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज हॉटमेल इन 1996। तो कौन सा आईटी एक्सपर्ट था जिन्होंने कि हॉटमेल स्टार्ट किया था इन 1996। आपके ऑप्शन है सबीर भाटिया, विनोद धाम, अजीम प्रेमजी या फिर एनआर नारायण मूर्ति। बहुत सारे लोगों ने ये दो नाम तो सुने होंगे, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या है। तो बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो सबीर भाटिया जिन्होंने हॉटमेल का फाउंडेशन किया था विद जैक स्मिथ, और ये आपका सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। विनोद धाम जी थे, वो पेंटियम चिप के फादर थे, जिनको हम बोलते थे कि फादर ऑफ पेंटियम चिप। अजीम प्रेम जी जो थे विप्रो के चेयरमैन, हम सबको पता है। और एनआर नारायण मूर्ति जो है इन्फोसिस के को फाउंडर, ये भी हम सबको पता है, जो कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहे थे वर्क पॉलिसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पीटर पार्कर इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ विच फिक्शनल सुपर हीरो। ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जस्ट मैंने एज अ फन एक्टिविटी ऐड किया है, ठीक है। पीटर पार्कर इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ विच फिक्शनल सुपर हीरो? फैंटम, बैटमैन, सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन। मुझे पता है कमेंट्स में कुछ लोग हंसेंगे इस पे, लेकिन जस्ट मैंने एज अ फन ऐड किया था। तो सही आंसर है इसका स्पाइडरमैन। हमें पता है स्पाइडरमैन में जो एक्टर काम किए थे उनका नाम पीटर पार्कर था, ठीक है। क्रिएटेड बाय स्टैन ली, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट है बैटमैन, जिनका नाम था ब्रूस वेन, सुपरमैन क्लार्क केंट, और फैंटम में किट वॉकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट इज रेफर्ड एज द मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार? इसमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको कि हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं? मार्स, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी। क्विकली बढ़ते हैं आंसर की तरफ। वीनस जो है इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। क्यों? क्योंकि यह है ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड विजिबल होता है डाउन एंड डस्क में, ठीक है। ये इसलिए हम इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार में होता है बोलते हैं। मार्स जो है इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। मर्क्यूरी क्लोजेस्ट टू सन है बट रेयरली विजिबल क्लियरली, ठीक है। तो सबसे विजिबल जो क्लियरली होता है वो वीनस होता है, जिसकी वजह से हम उसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम विजिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपका आज का पूरा पार्ट का डिस्कशन। तो अगर आपको कोई भी कंसर्न या फिर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। यार काइंडली कंसिडर liking the video. At least if you don't subscribe, at least consider liking the video so that it will reach out to more and more students. Or if you like the work which I did, then kindly consider subscribing. Okay, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।